नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक। हम जानते हैं कि कोविड के मामले हमारे देश में कम आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कहा जा सकता है, और उसके चलते कई राज्यों ने मास्क की अनिवार्यता जो है वो कम कर दी है। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है उसका मामला सामने आया है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। बिल्कुल, ये नया वेरिएंट भारत पहुंच चुका है और मुंबई से एक केस पहला सामने निकल कर आया है। ये कोरोना वेरिएंट जो नया वेरिएंट है वो XE वेरिएंट है जो मुंबई में मिला है। एक महिला जो है दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर कर पहुंची थी मुंबई में, उसमें ये वेरिएंट मिला है। आपको बता दें, मुंबई में ओमिक्रॉन के कप्पा वेरिएंट का भी एक केस सामने आया है। जिन 376 सैंपल का परीक्षण यहां पर किया गया था उनमें से 230 मुंबई के ही निवासी हैं और 230 में से 228 सैंपल ओमिक्रॉन के हैं। एक कप्पा वेरिएंट और एक XE वेरिएंट का है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की हालत गंभीर नहीं है और वो अब ठीक हो चुके हैं। और इस मामले पर BMC के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी से बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। हमारे साथ एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी सर हैं। सर, कहीं ना कहीं मुंबई की बात करें या देश की बात करें, पहली बार डिटेक्ट हुआ है ये ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट इसे कहा जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है? और ये ऐसे समय में आ रहा है जब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, किस तरह से देखते हैं? ये जो भी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री की जो भी पैसेंजर है जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनका हम एक प्रोटोकॉल हमने बनाया है कि ऐसे पेशेंट का जीनोम सीक्वेंसिंग हम किया जाए। तो ये सैंपल हमने जीनोम सीक्वेंसिंग रखा था। मुंबई के 230 सैंपल हमने लोड किए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। उसमें से 228 ये ओमिक्रॉन BA.2 पाए गए, एक कापा पाया गया और एक XE पाया गया। XE के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर दें तो WHO ने जो गाइडलाइंस जारी की है और जो अनुमान जारी किए हैं उसमें BA.2 और ओमिक्रॉन का BA.2 और उसके साथ में ही XE ये करीबन एक सरीखे वायरस है। मुंबई में चूँकि BA.2 का भी डोमिनेशन स्टेज में है तो इसका जो XE का भी है उसकी भी स्प्रेडेबिलिटी करीबन 10% का फ़र्क होगा, उतनी है। तो ये जो पेशेंट पाया गया ये फरवरी महीने में इसकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। ये मार्च महीने के पहले सप्ताह में पॉजिटिव पाया गया, उसका रिकवर भी हो चुका है पेशेंट। उसके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, वो भी बाधित पाया नहीं गया है। और जैसा मैंने बताया कि फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री का था इसलिए हमने जीनोम सीक्वेंसिंग लगाया, उसका XE पाया गया है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम यही बार बार आह्वान करते सभी जनता को आपके माध्यम से कि जब भी आप बाहर निकले, भीड़ भाड़ इलाके में जाए तो मास्क लगाना ना भूलें, ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और किसी और की वजह से आप संक्रमित नहीं होंगे। क्योंकि नियम में ढिलाई दी गई है तो क्या फिर से इसे नियम कड़क किया जाएगा या इसे लेकर स्ट्रिक्ट नियम बनाने की प्लानिंग है, या फिलहाल इसी तरह से चलने की कोशिश होगी ये नए मामले मिलने के बावजूद? नहीं, फिलहाल तो ऐसी चलने की ये रहेगी क्योंकि ये 2 महीने पहले पाया गया था, इसलिए इसमें अभी कोई जो नियम हमने ढिलाई दी है, जो निर्बंधक हटाए हैं वो फिर से लगाने का अभी फिलहाल तो कोई प्रस्ताव हमारे पास में नहीं है। बिल्कुल। तो भले ही XE वेरिएंट एक नया वेरिएंट मिला हो, लेकिन जिस तरह से कहा गया कि 3 दिन के अंदर जो मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं और फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। और जो टेस्टिंग है वो जिस तरह से जारी रहती है उसी तरह से जारी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। तो यहाँ पर आपने सुना, हालांकि BMC के जो एडिशनल कमिश्नर है वो खुद भी अदिति मास्क पहनते तो एक अलग ही संदेश जाता। बहरहाल जो नया वेरिएंट है उसको लेकर केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने नए वेरिएंट का पहला केस मिलने की खबर का खंडन कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक सरकार की दलील है कि मौजूदा साक्ष्य नए वेरिएंट की मौजूदगी की ओर इशारा नहीं करते हैं। यानी अभी कुछ और डेटा जो है उसका इंतजार किया जाएगा और उसके बाद ही सरकार पुख्ता तौर पर इस मामले में कुछ कहेगी औपचारिक तौर पर। और आज महंगाई की एक और मार फिर से पड़ी है। CNG के दाम लगातार दूसरे दिन 2.5 रुपए तक बढ़ गए हैं। दिल्ली NCR में CNG फिर से महंगी हो गई है और CNG की जो कीमत है वो 2.5 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। 2 ही दिनों के भीतर अब 5 रुपए बढ़ गए हैं दाम। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से इजाफा होता चला जा रहा है। यहाँ पर
7 दिन में कीमत में प्रति किलो 9 रुपये 10 पैसे का इजाफा हो चुका है। दिल्ली में अब CNG 69 रुपये 11 पैसे प्रति किलो मिल रही है। नोएडा गाजियाबाद में CNG 69 रुपये 18 पैसे और वहीं गुरुग्राम में 74 रुपये 95 पैसे प्रति किलो मिल रही है CNG। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के साथ साथ इन दिनों CNG के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आज भी CNG के दाम बढ़े, हमने आपको ये जानकारी दी और पिछले 3 महीनों में प्रति किलो CNG के दाम लगभग 17 रुपए तक बढ़ चुके हैं और ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, खासकर उन लोगों के लिए जो टैक्सी चला रहे हैं। बिल्कुल, जो कैब ड्राइवर्स हैं और खासतौर से जो उसमें सफ़र करते हैं वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि जो ओला उबर के ड्राइवर हैं वो AC चलाने के ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि CNG के दाम बढ़ गए हैं तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए ज़्यादा पैसे मांगेंगे। AC और गर्मी कितनी है, ऐसे में ये समस्या लोगों के लिए भी हो गई है क्योंकि उनकी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा। देखते हैं सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अगर AC चलाना है तो प्रति किलोमीटर 2 रुपए किराया ज्यादा देना होगा। ये नोटिस 45 साल के कैब ड्राइवर विनोद कुमार ने अपनी गाड़ी में लगा रखा है। विनोद का कहना है कि CNG का किराया तो रोज बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें ओला या उबर से पैसा बढ़कर नहीं मिलता और AC चलाने में गाड़ी का औसत कम हो जाता है। काफ़ी परसेंटेज पे सर फर्क पड़ता है हमारे, और सर ये CNG के आए दिन रोज ही रेट बढ़ रहे हैं। आए दिन रोज ही रेट कम से कम लॉकडाउन के बाद अब तक कम से कम 25 से 30 रुपए बढ़ चुके हैं और हमारे काम में या ओला उबर की तरफ से कोई वृद्धि नहीं हुई है किसी भी तरह की। कई कस्टमर लड़ने भी लगते हैं, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि हमारा खर्चा और ये सब हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारा खर्चा नहीं आ रहा, हमारा पड़ता नहीं आ रहा है। ज्यादातर ओला उबर ड्राइवर राइड के दौरान CNG बचाने के चक्कर में AC चलाने के पक्ष में नहीं है। कस्टमर बैठते बोलता है 4 नंबर पे चला, 3 नंबर पे चला, यहाँ 1 नंबर के पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ से चला पाएंगे। हमें रेट मिल नहीं रहा ओला उबर की तरफ से। अच्छा, इस वजह 10 तारीख को स्ट्राइक है हमारी ओला उबर की। 10 तारीख को स्ट्राइक करने 10 तारीख को स्ट्राइक है हमारी यहाँ ओला उबर की। अच्छा, किस लिए स्ट्राइक कर रहे हैं ये CNG के बढ़ते दामों को लेकर। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में CNG में प्रति किलो लगभग 23 रुपए बढ़ चुके हैं। अप्रैल 2021 में प्रति किलो CNG के दाम 43 रुपए 40 पैसे थे, जो 1 साल बाद अप्रैल 2022 में बढ़कर 66 रुपए 61 पैसे हो गए हैं। यानी 1 साल में 23 रुपए 21 पैसे प्रति किलो CNG बढ़ चुकी है, जबकि 1 महीने में ही CNG की कीमत 9 रुपए 60 पैसे बढ़ चुकी है। तेल और CNG के बढ़ रहे दामों पर केंद्र सरकार विदेशी बाजार की बात कर पल्ला झाड़कर निकल जाती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक बहुत बड़ा दाम बढ़ने का कारण है जो दुनिया में आज की परिस्थितियां खड़ी हुई थी, तनाव पैदा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि आज दाम बढ़ने के बाद ये तेजी रुक जाएगी, ये सिलसिला शायद अगले चुनाव तक ना रुके। सरकार को सोचना चाहिए कि जहां मीट बैन करने की बात होती है, यहाँ पर हिजाब बैन करने की बात होती है, लेकिन बात नहीं होती है कि CNG के दाम जो पिछले 1 साल में लगभग 22 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 15 दिनों में 10 रुपए लीटर बढ़ गए हैं, तो उसमें भी उस पर भी चर्चा की जाए। तो फिलहाल ये तय है कि इन बढ़ती कीमतों से जो बोझ आम आदमी पे पड़ेगा, आम आदमी ये ड्राइवर भी हैं और आम आदमी वो लोग भी हैं जो इन गाड़ियों में चलते हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और वहीं संसद का जो बजट सत्र है आज समाप्ति है, आज उसका आखिरी दिन है। इस मुद्दे को, पेट्रोल डीजल के मुद्दे को भी संसद में विपक्ष ने उठाने की कोशिश की। कल लोकसभा से 12 जो है विपक्षी दलों वॉकआउट भी कर गए, लेकिन सरकार की तरफ से एक तरह से उस पर बहस नहीं होने दी गई। तय समय से 1 दिन पहले ही संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इस सत्र में जिन विधेयकों को पास किया जाना था वो बिल पास किए जा चुके हैं। ऐसे में जैसे कि अगर हम बात करें, क्रिमिनल प्रोसीजर जो बिल है वो पास हो गया। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 भी पास हो गया। तो अब कोई बड़ा संसदीय एजेंडा नहीं है और इसीलिए 1 दिन पहले ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा।
तो रोजगार की कमी हमारे समाज में, हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बात का एहसास कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार खाली पदों पर जल्द से जल्द अब नियुक्ति करेगी। सभी विभागों को खाली पद जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने सभी सचिवों को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री की तरफ से 16 सूत्रीय संदेश ही आया है। रोजगार बढ़ाने पर जोर देने की बात कही और कहा गया है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसी बात को दी जाए, रोजगार को ही दी जाए, और जितने भी खाली पद हैं केंद्र सरकार के विभागों में उन सब को जल्द से जल्द भरा जाए। निजी सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पहली प्राथमिकता होगी। भारतीय कंपनियों की वैश्विक सफलता के लिए सरकारी सहयोग होगा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। और 2 अप्रैल को सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई थी उसके बाद ये पत्र लिखा गया, जिसमें 16 सूत्रीय एक संदेश है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्या ने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पत्र भेजकर निगम के तहत आने वाली मीट की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद करने की मांग की है। 2 अप्रैल से शुरू हुई नवरात्रि 11 अप्रैल तक चलेगी। इसके चलते मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहीं। बिल्कुल, लेकिन बुधवार को मीट की दुकानें खुल गईं। व्यापारियों का कहना है कि दुकानें इसलिए खोली गई क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें मीट की दुकानें बंद करने का कोई आदेश नहीं आया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। दक्षिण दिल्ली के आईएनए में बुधवार को मीट की दुकानें खुल गईं। एक दिन पहले ही एसडीएमसी के मेयर ने नवरात्रि के दौरान धार्मिक भावनाओं को देखते हुए मीट की दुकानें बंद रखने की मांग की थी, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। मैं पिछले 40 सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मगर ऐसा हालात नहीं देखे हैं हमने। जब आज न्यूज़ पढ़ी आज वाली तो देखा कि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया वेटरनिटी डिपार्टमेंट की ओर से, जो कमिश्नर साहब ने, तब हम लोगों ने वो दुकान खोली। कोरोना काल में जितने भी लॉकडाउन हुए हैं, ऑड इवन हुआ है, जो भी सिस्टम हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें आदेश जो एसडीएम और डीएम ये ऑर्डर देते थे कि आपके लिए ये ऑर्डर है, और उसको हम इम्प्लीमेंट करवाते थे। अभी कोई हमें ऑर्डर दिए नहीं, इसलिए हमने कुछ करवाया नहीं। मीट की दुकानें खुलने से ग्राहक भी खुश दिखे। नहीं, खाने पीने पे जो है ना कभी रोक नहीं लगानी चाहिए। एक फुटपाथ पे भी चिकन बेच रहा है गरीब आदमी, उसको भी अपने बच्चे पालने हैं, पढ़ाई का खर्चा करना है, तो कहाँ से करेगा? क्या वो सरकार देगी उनको? उधर बीजेपी शासित नई दिल्ली नगर निगम ने अपना वो पुराना आदेश वापस ले लिया, जिसमें रमजान के दिनों में रोजा रखने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को दफ्तरों से जल्दी जाने की इजाजत दी गई थी। नई दिल्ली नगर निगम के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इससे पहले एक बयान जारी कर लेबर वेलफेयर ऑफिसर के आदेश को गैर धर्मनिरपेक्ष बताया था और इसे वापस लेने की मांग की थी। मंगलवार को दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड ने भी ऐसा ही एक आदेश वापस ले लिया था। अधिकारी भले ही मीट बेचने के खिलाफ बयान देते रहे, पर जो लोग यहाँ पर काम करते हैं ये उनकी खून पसीने की कमाई का सवाल है। फिलहाल वो अपनी दुकानें खुली रखेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बात कर लेते हैं कर्नाटक की। पहले वहां पर हिजाब को एक मुद्दा बनाया गया, फिर हलाल मीट का मुद्दा बना और उसके बाद अजान का बना, और अब मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार की मांग एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन कर रहा है। सरकार खाली हाथे मुंह ताक रही है, देख रही है, कुछ कर नहीं रही है। तो मुंबई सरकार ने अब तक नफरत फैलाने वालों और ऐसी बयानबाजी करने वालों के खिलाफ उन पर रोक लगाने या कार्रवाई करने की कोशिश तक करती हुई नजर नहीं आ रही। अब आम लोग इस सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े जरूर होने लगे। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की यह खास रिपोर्ट। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के निशाने पर अब फल बेचकर रोजी रोटी चलाने वाले मुस्लिम फल विक्रेता हैं। उन्होंने इनके खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। आज हम देखते हैं फ्रूट्स व्यापार में ज्यादातर मुसलमान लोग ही हैं। एक तरीके से इस क्षेत्र में फ्रूट्स व्यापार में मोनोपोली चल रहा है। मैं सभी हिंदू बांधवों से विनती करता हूं कि व्यापार क्षेत्र में, स्पेशली फ्रूट्स क्षेत्र में हिंदू व्यापार करे और हर एक हिंदुओं से ही खरीदी करे। हलाल मीट को लेकर भी बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। सरकार चुप रही, लेकिन लोगों ने इस कट्टरता को ठुकरा दिया। पहले की ही तरह त्योहार के दिन मीट की खरीदारी की। अब मुस्लिम फल विक्रेताओं के खिलाफ की जा रही बयानबाजी
लोगों को रास नहीं आ रही। हिंदू मुस्लिम क्राइस्ता इस्लामी यल्ला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही हैं। मेरे लिए मानवता का धर्म सबसे बड़ा है। सभी धार्मिक किताबों में यही लिखा है। ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। यह भारत है। भारत यानी एक ऐसी संस्कृति जहां हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई सभी साथ रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। इसी को भारत कहते हैं। मामला हिजाब को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद हिंदू यात्राओं और मंदिरों से अल्पसंख्यकों को दूर रखने की कवायद, फिर हलाल मीट का विरोध, जिसे एक बीजेपी विधायक सीटी रवि ने मुसलमानों का आर्थिक जिहाद कहा। इसके बाद एक बार फिर अजान पर रोक की मांग उठी और अब मुस्लिम फल विक्रेताओं पर निशाना। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसके साथ ही महंगाई और बेरोजगारी। अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में धार्मिक उन्माद का सहारा एक आसान विकल्प है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत की अलीबाग की जमीन और दादर का फ्लैट कुर्क करने का नोटिस दिया गया है। ईडी का दावा यह है कि गोरेगांव में पतरा चौल पुनर्वसन प्रोजेक्ट में बिल्डर ने अनियमितता करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। ईडी के मुताबिक तकरीबन 1039 करोड़ कमाए और उसी पैसे में से 55 लाख रुपए गुरु आशीष कंपनी के एक डायरेक्टर प्रवीण राउत ने संजय राउत की पत्नी को दिए, जिससे कि संपत्ति ये खरीदी गई। आखिर क्या है गोरेगांव का पतराचाल प्रोजेक्ट और संजय राउत की उसमें क्या कुछ भूमिका थी, जानने के लिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में सिद्धार्थ नगर, अंग्रेजों के जमाने में यहाँ बनी मिलिट्री की बैरक आजादी के बाद गरीब विस्थापितों का आशियाना थी। लेकिन अब यहाँ के 672 निवासी फिर से विस्थापित हो गए हैं, क्योंकि पुनर्विकास के नाम पर बिल्डर गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ की एफएसआई दूसरे बिल्डरों को बेच दी और इन्हें अधर में छोड़ दिया। यहाँ के 672 रहिवासियों ने सपना देखा एक अच्छे मकान का, करार किया गया बिल्डर से, लेकिन वो मकान नहीं मिला। नतीजा ये है कि कुछ लोग अब भी किराए के मकान में विस्थापित के तौर पर रह रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ की जो बढ़ती कीमतें हैं उसको वहन नहीं कर पाने की वजह से विरार या वसई या फिर पनवेल चले गए हैं और कुछ लोग तो अपने गांव चले गए हैं। और जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका भी एक दर्द है कि पिछले 6 साल से उन्हें जो किराया देने की बात कही थी बिल्डर ने, वो किराया भी नहीं मिल रहा है। तो अपने जेब से ही वो 30 से 40 हज़ार रुपये किराया भर कर रह रहे हैं। साल से संघर्ष कर अभी तक 5 साल से किसी को भाड़ा नहीं मिला है और तब 40,000 भाड़ा मिलता था। काफी आंदोलन की हमने, मोर्चे, उपोषण, भाड़ा 2 बार मोर्चा लेके गए थे। यहाँ पर उपोषण किया गया था। देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे, उद्धव साहब ने बुला के भी वहाँ मीटिंग करवा के उन्होंने कहा था कि आप पीछे हट जाइए, आपका प्रोजेक्ट हम करेंगे। सुभाष देसाई साहब ने काफी हमें मदद की इस प्रोजेक्ट में। देखो घोटाला तो हुआ है, बट किसने किया है हमको मालूम नहीं है। तो संजय राउत भी कभी आया, क्योंकि प्रवीण राउत से संजय राउत का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और जो कार्रवाई कल हुई वो ईडी कहीं न कहीं पत्राचाल का उल्लेख किया गया उसमें। नहीं, संजय राउत साहब कभी यहाँ पे दिखे नहीं हमको, या कोई उनका यहाँ पे ये नहीं है। बहरहाल अब सरकार के दखल के बाद माहडा ने खुद इनके पुनर्वास की जिम्मेदारी ली है, तो एक उम्मीद जगी है। लेकिन संजय राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को इस प्रोजेक्ट से जोड़ने से सभी चिंतित हैं कि कहीं अब ये प्रोजेक्ट राजनीति का शिकार न हो जाए। दरअसल ईडी का दावा है कि पत्राचाल के 672 परिवारों के पुनर्विकास के लिए सोसाइटी माहडा और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था। गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर थे एसडीआईएल के राकेश वाधवान, सारंग वाधवान और प्रवीण राउत। कंपनी पर आरोप है कि उसने माहडा को गुमराह कर वहां की एफएसआई पहले तो 9 दूसरे बिल्डरों को बेचकर 901 करोड़ रुपए जमा किए, फिर मिडोज नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर 138 करोड़ रुपए फ्लैट बुकिंग के नाम पर वसूले। लेकिन 672 असली किराएदारों को उनका मकान नहीं दिया। इस तरह कंपनी ने तकरीबन 1039 करोड़ रुपए बनाए। ईडी का आरोप है कि बाद में एसडीआईएल ने गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण राउत को 100 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से प्रवीण राउत ने 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी के किरीट सोमैया पर पलटवार किया है। किरीट सोमैया ने विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किया। मेरे पास एविडेंस है, कागज है, पूरे पैसा लेन देन के उसके फोटोज है, वीडियोज है, सब कुछ है विक्रांत के नाम पर, सेव विक्रांत के नाम पर। और उसने उस वक्त कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, ये सब पैसा 200 करोड़ रुपया मैं राजभवन में जमा करूंगा।
उस वक्त मेरे हिसाब से 57 करोड़ रुपया जमा हुआ। और हमने हाल ही में राजभवन से पूछा कि क्या पैसा आपके पास जमा हुआ है। राजभवन से मेरे पास पत्र आया है। इस प्रकार से कोई राशि हमारे पास जमा नहीं हुई है। वहीं किरीट सोमैया का कहना है कि संजय राउत बिना सबूत के कुछ भी आरोप लगाते हैं। अभी तक 17 आरोप दे, नील तोमैया, किरीट तोमैया, मेधा तोमैया एक भी कागज दे पाए क्या? उनके पास डॉक्यूमेंट हो गए, उन्होंने जरूर उद्धव ठाकरे को दे, इंक्वायरी हो, मैं कोई भी इंक्वायरी के सामने जाने तैयार हूं। इस बीच संजय राउत के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात में संजय राउत पर ईडी कार्रवाई का मुद्दा उठाया और उन पर अन्याय होने की बात कही। दिल्ली से राजू रंजन के साथ, मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने तस्वीरों में भी देखा है, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी से और साथ ही इस मुलाकात के दौरान संजय राउत के साथ अन्याय की बात की। और हम जानते हैं अदिति, संजय राउत बहुत बार केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे को उठाते रहे हैं। बिल्कुल, शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी, क्या वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं इसलिए। संजय राउत राज्यसभा के मेरे करीब सामना के संपादक एडिटर, उनके यहाँ कुछ कदम ये सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। ये कदम में उनका फ्लैट और इनके आधा एकड़ जमीन वो अटैच की है। हमें लगा कि ये इंजस्टिस है और ये इंजस्टिस एक तो राज्यसभा सदस्य और दूसरा सीनियर जर्नलिस्ट, और इसलिए ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। बस संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी, क्या प्रोवोकेशन क्या था? जस्ट बिकॉज ही इज लुकिंग सम स्टेटमेंट, बिकॉज समटाइम ही राइट, समटाइम ही क्रिटिसाइज। दिल्ली पुलिस ने नवजात शिशुओं की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस गिरोह के पास पूरा एक डेटा होता था निसंतान दंपतियों का, उसके आधार पर ये पूरे गिरोह को चलाते थे और गिरोह के लोग ऐसे लोगों को ही निशाना बनाते थे। इकरत उर्फ गुड्डी, रेणु, मोनी बेगम, रेखा, योगेश, मोहम्मद सद्दान, ये वो गैंग है जो शिशुओं की तस्करी और उन्हें बेचने में शामिल था। इनमें एक नवजात बच्चे का पिता और आईवीएफ सेंटर में सलाहकार के तौर पर काम करने वाली 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 11 बजे के करीब जब वो अपने बच्चे के साथ लेट गई थी और 12:30 के करीब जब वो उठ गई तो उनका बच्चा उनके बगल में नहीं था। पूरे मौके की तहकीकात करते हुए जितने भी वहाँ के सीसीटीवी कैमरे हैं हमने उनको तलाशा और सीसीटीवी कैमरे पे हमें दिखा कि 2 महिलाएं एक बच्चे को लेते हुए जा रही थी। ये दोनों महिलाएं जो है इकरत जो है वो ग्रोसरी का काम करती हैं, जहाँ पे ये रेनू रहती हैं, रेनू दुर्गा इनके कंजावला में रहती हैं। और दोनों ने ये प्लान किया कि ये बच्चा उठा के इसको आगे ट्रांसफर करते हैं। पुलिस के मुताबिक 1 अप्रैल को बलजीत नगर की रहने वाली इकरत नाम की महिला ने शिकायत की कि उसकी चाची उम्मत प्रवीण के 5 दिन के बेटे को कोई चोरी कर ले गया है। जांच में पता चला कि फोन करने वाली महिला ही सीसीटीवी फुटेज में बच्चा चोरी करने वाली संदिग्ध महिला के साथ चल रही है। जब इकरत से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि बच्चा चोरी करने वाली महिला रेणु है। पूछताछ में पता चला कि बच्चे का पिता सद्दान भी साजिश में शामिल था क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। इकरत ने बताया कि वो बच्चे को रेणु, गुड़िया और मोनी के साथ नोएडा एक्सटेंशन के आईवीएफ क्लिनिक ले गई। उसके बाद बच्चे को योगेश, सोनम और रेखा को सौंप दिया। रेखा और सोनम आईवीएफ क्लिनिक में सलाहकार के रूप में काम करती हैं, इसलिए उनके पास निसंतान लोगों का डेटा होता है। उसके बाद ये लोग बच्चों को निसंतान लोगों को बेच देते थे। बच्चे के बदले रेणु, इकरत, गुड़िया और मोनी को 50-50 हजार रुपए देने का वादा किया गया, जबकि बच्चे के पिता को 1 लाख रुपए दिए गए। आरोपी योगेश के बताने पर पीड़ित बच्चा हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किया गया। रेणु और इकरत है, उन्होंने
मोनी और गुड़िया के साथ मिलके इस बच्चे को हैंडओवर किया नोएडा एक्सटेंशन में एक IVF क्लिनिक है, वहाँ पे योगेश, सोनम और रेखा को। इसमें रेनू, गुड़िया, मोनी और इकरत को 50-50 हजार रुपए मिले, जबकि जो फादर है, बच्चे का जो पिता है, उसको 1 लाख रुपए पैसे मिले। हरियाणा में फराज नाम के शख्स को बच्चा बेचा गया था। फराज के सामने इकरत ने खुद को बच्चे की मां और रेणु को बुआ बताया था। बच्चे को गोद देने के नाम पर फरीदाबाद में नकली दस्तावेज भी बनवाए गए। अब पुलिस पता लगा रही है कि इस गैंग ने इस तरीके से गोद देने के नाम पर कितने और बच्चों को बेचा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेडिकल के लिए, उनके लिए खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐलान किया है कि नीट की परीक्षा 17 जुलाई को होगी। नीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन बुधवार से शुरू हो चुके हैं। ये परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 6 मई है। वहीं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेंस का पहला सेशन जून तक बढ़ा दिया गया है और दूसरा सेशन जुलाई में होगा। और रूसी हमले जो यूक्रेन पर लगातार चल रहे हैं, उसमें रूस कुछ पीछे तो हटा है, लेकिन अब पाबंदियां जो हैं वो अभी भी रूस पर लगातार जारी हैं। अमेरिका के रूस पर नए जो प्रतिबंध हैं, उसमें राष्ट्रपति पुतिन के जो वयस्क बच्चे हैं वो भी अब प्रतिबंधों के दायरे में आएंगे। और इसके अलावा विदेश मंत्री जो लैवरोव हैं, उनकी पत्नी और बेटी पर भी पाबंदियां लगाएगा अमेरिका। रूस के सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर भी प्रतिबंध है। किसी भी अमेरिकी नागरिक के रूस में निवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है। और अब बात करते हैं अंडर वाटर टनल की। भारत के पहले अंडर वाटर रिवर टनल मेट्रो स्टेशन का काम कोलकाता में इस वक्त जारी है। ये स्टेशन हुगली नदी में 33 मीटर की गहराई में तैयार हो रहा है। इससे जुड़ा 80% काम तैयार हो गया है और 20% काम ही बाकी है। साइट सुपरवाइजर के मुताबिक ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस खंड में 2 अंडरग्राउंड जुड़वा मेट्रो रेल सुरंग शामिल हैं और एक पूर्व बाउंड और एक पश्चिम बाउंड होगी। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना कोलकाता और हावड़ा के 2 शहरों को जोड़ने वाली 16.5 किलोमीटर की मेट्रो रेल लाइन है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। बात करते हैं रोजगार की कमी की। आज हमारे समाज में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के बारे में विचार कर रही है। सभी विभागों को खाली पद जल्द से जल्द भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने सभी सचिवों को पत्र भी लिखा है और पत्र में प्रधानमंत्री के 16 सूत्री संदेश की बात कही गई है। रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। निजी सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पहली प्राथमिकता हो, ये सीधा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। भारतीय कंपनियों की वैश्विकता सफलता के लिए सरकारी सहयोग की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। और 2 अप्रैल को सचिवों के साथ जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये 16 सूत्री संदेश जो है वो लिखा है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा। अखिलेश, हम जानते हैं कि बेरोजगारी को लेकर बहुत घेरा गया है सरकार को और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरह से युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं ये हम सब जानते हैं हमारे देश में, और कई वर्षों का, दशकों का रिकॉर्ड भी टूटा इस दौर में। ऐसे में ये बड़ी चुनौती तो थी सरकार के लिए और अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश है उसमें प्राथमिकता उठाने की बात कही गई है इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल अदिति, किसी भी समस्या के समाधान में पहला कदम यह होता है कि आप समस्या को स्वीकार करें। अभी तक तो सरकार इस बात को मानती ही नहीं थी कि देश में बेरोजगारी की समस्या काफी बड़ी है। वो चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे हाल में यूपी का चुनाव हो, और जिस तरह से राजस्थान में हमने देखा दृश्य कि किस तरह से युवा जो है वो सेना में भर्तियों के लिए दौड़ लगा रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें इंतजार है कि कब भर्तियां शुरू हों। ऐसे में जो 2 अप्रैल को बैठक हुई है सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की, उसमें विस्तार से इस बारे में चर्चा की गई थी, जिसके बाद अब कैबिनेट सचिव ने सभी सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री की ओर से जो 16 सूत्री निर्देश दिए गए हैं उनका विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें बड़ा निर्देश ये है पीएम की ओर से कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार सृजन करना, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही पीएम ने यह भी कहा है कि जो भी मंत्रालय में, विभाग में खाली पद हैं
उन्हें तुरंत भरा जाए, ये निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र को भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी हो, इसके लिए सरकार को मदद करनी चाहिए ताकि वहां भी सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन हो सके, ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई है। इसके अलावा कुछ दूसरे बिंदु भी है जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमने देखा था कि इसी बैठक में कुछ सचिवों ने ये आपत्ति की थी कि कई जो राज्य सरकारें हैं वो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही हैं। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब का लालच देती है वोटरों को। इसका सीधा असर जो है वो राज्य के खजाने पर पड़ता है, वित्तीय व्यवस्था पर पड़ता है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि वित्तीय अनुशासन होना चाहिए। राज्य सरकारें जो भी नीतिगत निर्णय करती हैं उनके वित्तीय परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में केंद्र को उन्हें अवगत कराना चाहिए। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण इसमें यह कही गई है कि जो वैश्विक बार बार इंडेक्सेस आते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, इसमें भारत की स्थिति को नीचे बताया जाता है, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है, उसको कई बार सरकार अगर उसके मन माफिक नहीं होता तो खारिज कर देती है। लेकिन इसमें पीएम ने यह कहा है कि इन तमाम इंडेक्सेस को गंभीरता से लिया जाए और इसमें जो भी चीजें आती हैं, पैरामीटर्स आते हैं, उनमें अगर भारत कहीं पीछे है तो उसको किस तरह से सुधारा जाए, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर रोजगार सृजन और जो खाली पद हैं उनको कैसे उन पर नियुक्तियां की जाए, क्योंकि बहुत से युवा जो हैं हमने हाल फिलहाल देखा है किस तरह से प्रदर्शन, विरोध, ये सब हुआ है। हालांकि हैरानी बात ये भी है, हैरानी की रीति की जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, भावनात्मक मुद्दे उस पर हावी हो जाते हैं। लेकिन सरकार को भी एहसास है कि भले ही वो इसे मुद्दा माने ना माने, लेकिन इसको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी, रोजगार को पैदा करना सरकार के सामने एक चुनौती है। और लगातार हम देख रहे हैं महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है और एक और मार जो है सीएनजी के रूप में, क्योंकि उसके दाम फिर से बढ़ गए हैं। दूसरे दिन है ऐसा कि 2.5 रुपए प्रति किलो इजाफा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर से महंगी हुई है, यहाँ पर 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। 7 दिन में चौथी बार ऐसा है कि कीमतों में ये इजाफा दर्ज हुआ है। सिर्फ 7 दिन में कीमतों में 9 रुपए 10 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है और दिल्ली में अब सीएनजी 69 रुपए 11 पैसे प्रति किलो पहुंच गई है। नोएडा, गाजियाबाद में बात करें तो सीएनजी वहां पर भी 69 रुपए 18 पैसे प्रति किलो है। गुरुग्राम में अब 74 रुपए 95 पैसे तक पहुंच गए हैं दाम प्रति किलो के। तो 2 दिनों में 5 रुपए बढ़ गए सीएनजी के दाम और धीरे धीरे हम अगर अपने आसपास नजर डालें तो सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं। फल, सब्जी, खाने का तेल, सबके दाम बजट बिगाड़ रहे हैं और सीएनजी अब ऐसे में उस पर और एक मार के तौर पर सामने आई है। जया, बिल्कुल, 3 महीनों में प्रति किलो सीएनजी के दाम लगभग 17 रुपए तक बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो ओला, उबर चलाने वाले ड्राइवर्स हैं वो एसी चलाने के ज्यादा पैसे भी मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है सीएनजी पे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो कुछ ना तो गाड़ी में नोटिस भी लगा रखा है कुछ लोगों ने कि अब इस गर्मी में बिना एसी के सफर अगर करना है तो बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ये बढ़ते दाम ड्राइवर और सवारी दोनों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। अगर एसी चलाना है तो प्रति किलोमीटर 2 रुपए किराया ज्यादा देना होगा। ये नोटिस 45 साल के कैब ड्राइवर विनोद कुमार ने अपनी गाड़ी में लगा रखा है। विनोद का कहना है कि सीएनजी का किराया तो रोज बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें ओला या उबर से पैसा बढ़कर नहीं मिलता और एसी चलाने में गाड़ी का औसत कम हो जाता है। काफी परसेंटेज पे सर फर्क पड़ता है हमारे, और सर ये सीएनजी के आए दिन रोज ही रेट बढ़ रहे हैं। आए दिन रोज ही रेट कम से कम लॉकडाउन के बाद अब तक कम से कम 25 से 30 रुपए बढ़ चुके हैं और हमारे काम में या ओला उबर की तरफ से कोई वृद्धि नहीं हुई है किसी भी तरह की। कई कस्टमर लड़ने भी लगते हैं, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि हमारा खर्चा और ये सब, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारा खर्चा नहीं आ रहा, हमारा पड़ता नहीं आ रहा है। ज्यादातर ओला उबर ड्राइवर राइड के दौरान सीएनजी बचाने के चक्कर में एसी चलाने के पक्ष में नहीं है। कस्टमर बैठते बोलता है 4 नंबर पे चला, 3 नंबर पे चला, यहाँ 1 नंबर के पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ से चला पाएंगे। हमें रेट मिल नहीं रहा ओला उबर की तरफ से। अच्छा, इस वजह 10 तारीख को स्ट्राइक है हमारी ओला उबर की। 10 तारीख को स्ट्राइक करने 10 तारीख को स्ट्राइक है हमारी यहाँ ओला उबर की। अच्छा, किस लिए स्ट्राइक कर रहे हैं ये सीएनजी के बढ़ते दामों को लेकर। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में सीएनजी में प्रति किलो लगभग 23 रुपए बढ़ चुके हैं। अप्रैल 2021 में प्रति किलो सीएनजी के दाम 43 रुपए 40 पैसे थे।
जो एक साल बाद अप्रैल 2022 में बढ़कर 66 रुपए 61 पैसे हो गए हैं। यानी एक साल में 23 रुपए 21 पैसे प्रति किलो सीएनजी बढ़ चुकी है, जबकि एक महीने में ही सीएनजी की कीमत 9 रुपए 60 पैसे बढ़ चुकी है। तेल और सीएनजी के बढ़ रहे दामों पर केंद्र सरकार विदेशी बाजार की बात कर पल्ला झाड़कर निकल जाती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक बहुत बड़ा दाम बढ़ने का कारण है जो दुनिया में आज की परिस्थितियां खड़ी हुई थी, तनाव पैदा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि आज दाम बढ़ने के बाद ये तेजी रुक जाएगी, ये सिलसिला शायद अगले चुनाव तक ना रुके। सरकार को सोचना चाहिए कि जहां मीट बैन करने की बात होती है, यहाँ पर हिजाब बैन करने की बात होती है, लेकिन बात नहीं होती है कि सीएनजी के दाम जो पिछले एक साल में लगभग 22 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 15 दिनों में 10 रुपए लीटर बढ़ गए हैं, तो उसमें भी उस पर भी चर्चा की जाए। तो फिलहाल ये तय है कि इन बढ़ती कीमतों से जो बोझ आम आदमी पे पड़ेगा, आम आदमी ये ड्राइवर भी हैं और आम आदमी वो लोग भी हैं जो इन गाड़ियों में चलते हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और संसद के बजट सत्र की बात करें तो आज ये खत्म होने जा रहा है। तय समय से एक दिन पहले ही संसद की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और इस सत्र में जिन विधेयकों को पास किया जाना था वो बिल पास किए जा चुके हैं। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर बिल जो है वो पास हो गया है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक जो है 2022 वाला वो भी पास हो गया और अब बताया जा रहा है कि कोई बड़ा संसदीय एजेंडा नहीं है, इसीलिए समय से पहले ही सत्र को खत्म किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठा रहा है। कल भी 12 विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा से वॉकआउट किया, लेकिन बहस अब तक नहीं कराई गई है। और उधर कोविड-19 के नए मामले अब सामने आने की खबर आई है। दरअसल ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE का पहला केस मुंबई में सामने आया है। इसके साथ ही मुंबई में ओमिक्रॉन के कप्पा वेरिएंट का भी एक केस मिला है। जिन 376 सैंपल का परीक्षण किया गया उनमें से 230 मुंबई के निवासी हैं। 230 में से 228 सैंपल ओमिक्रॉन के हैं, एक कप्पा वेरिएंट और एक XE वेरिएंट का है। लेकिन हालांकि राहत की बात यह रही कि कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की हालत गंभीर नहीं है। और इस पूरे मामले पर बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश ककानी से बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। हमारे साथ एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी सर हैं। सर, कहीं ना कहीं मुंबई की बात करें या देश की बात करें, पहली बार डिटेक्ट हुआ है ये ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट इसे कहा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? और ये ऐसे समय में आ रहा है जब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, किस तरह से देखते हैं? ये जो हम जो भी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री की जो भी पैसेंजर है जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनका हम एक प्रोटोकॉल हमने बनाया है कि ऐसे पेशेंट का जीनोम सीक्वेंसिंग हम किया जाए। तो ये सैंपल हमने जीनोम सीक्वेंसिंग रखा था। मुंबई के 230 सैंपल हमने लोड किए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, उसमें से 228 ये ओमाइक्रॉन BA.2 पाए गए, एक कापा पाया गया और एक XE पाया गया। XE के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर दें तो WHO ने जो गाइडलाइंस जारी की है और जो अनुमान जारी किए हैं उसमें BA.2 और ओमाइक्रॉन का BA.2 और उसके साथ में ही XE ये करीबन एक सरीखे वायरस है। मुंबई में चूँकि BA.2 का भी डोमिनेशन स्टेज में है तो इसका जो XE का भी है उसकी भी स्प्रेडेबिलिटी करीबन 10% का फ़र्क होगा, उतनी है। तो ये जो पेशेंट पाया गया ये फरवरी महीने में इसकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी, ये मार्च महीने के पहले सप्ताह में पॉजिटिव पाया गया, उसका रिकवर भी हो चुका है पेशेंट। उसके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, क्लोज कॉन्टैक्ट है वो भी बाधित पाया नहीं गया है। और जैसा मैंने बताया कि फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री का था इसलिए हमने जीनोम सीक्वेंसिंग लगाया, उसका XE पाया गया है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम यही बार बार आह्वान करते सभी जनता को आपके माध्यम से कि जब भी आप बाहर निकले, भीड़ भाड़ इलाके में जाए तो मास्क लगाना ना भूलें ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और किसी और की वजह से आप संक्रमित नहीं होंगे। क्योंकि नियम में ढिलाई दी गई है तो क्या फिर से इसे नियम कड़क किया जाएगा या इसे लेकर
स्ट्रिक्ट नियम बनाने की प्लानिंग है या फिलहाल इसी तरह से चलने की कोशिश होगी ये नए मामले मिलने के बावजूद? नहीं, फिलहाल तो ऐसी चलने की ये रहेगी, क्योंकि ये 2 महीने पहले पाया गया था, इसलिए इसमें अभी कोई जो नियम हमने ढिलाई दी है, जो निर्बंधक हटाए हैं, वो फिर से लगाने का अभी फिलहाल तो कोई ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास में नहीं है। बिल्कुल। तो भले ही एक्सी वेरिएंट एक नया वेरिएंट मिला हो, लेकिन जिस तरह से कहा गया कि 3 दिन के अंदर जो मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं और फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, और जो टेस्टिंग है वो जिस तरह से जारी रहती है उसी तरह से जारी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने नए वेरिएंट का पहला केस मिलने की खबर का खंडन किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की दलील यह है कि मौजूदा जो साक्ष्य हैं वो नए वेरिएंट की मौजूदगी की ओर इशारा नहीं करते, यानी कि अभी सरकार इंतजार करेगी और जो डेटा है उसे खंगाला जाएगा, कुछ और आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद ही पुख्ता तौर पर औपचारिक रूप से इस बात को लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान आएगा। बीजेपी ने बुधवार को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में परिवारवाद पर चोट करते हुए कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम ने कहा कि देश की महिलाएं बीजेपी के साथ हैं। भारत माता की वंदे। बीजेपी आज 42 साल की हो गई। स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर बीजेपी का झंडा फहराया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वंशवाद पर तीखा हमला किया कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। पीएम मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर भारत पर पड़ रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थिति में भारत अपनी नीति पर दृढ़ रहा है और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। पीएम ने कहा कि हाल में 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार वापस आई और राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार किया है। आज के समारोह में बीजेपी की नई भगवा टोपी छाई रही, जो सभी सांसद और कार्यकर्ता पहने हुए थे। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। हिमाचल के मंडी जिले में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक रोड शो किया। आपको बता दें इसी साल के अंत में यहां पर चुनाव है और 68 सीटों वाली है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जिस तरह से पंजाब में जीत दर्ज की गई, उसी तरह की तैयारियां और कोशिश यहां पर की जाए। जहां जहां इस साल चुनाव हो रहे हैं उसकी तैयारी के लिए पार्टी जुट गई है और हाल ही में गुजरात में भी केजरीवाल और भगवंत मान ने साथ में दौरा किया था। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उमड़ी ये भारी भीड़ बताती है कि सालों तक हिमाचल प्रदेश पर शासन करने वाले बीजेपी और कांग्रेस जैसे दल आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते। मंडी में अपने रोड शो में केजरीवाल ने हिमाचल के लोगों से पंजाब और दिल्ली की तरह ही एक मौका देने की अपील की। हिमाचल वालों, इस बार बारी हिमाचल प्रदेश की है। चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने करके दिखा दिया। इस बार क्रांति हिमाचल प्रदेश में। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा सीटें लेके आएगा। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार हिमाचल में तीसरी पार्टी उभर कर सामने आएगी। जब से पंजाब के नतीजे आए हैं, तब से कांग्रेस और बीजेपी वाले हर रोज हिमाचल से बयान देते हैं हिमाचल में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। इसका मतलब आ सकती है। आदमी वही बोलता है जिसका डर होता है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के इस रोड शो का संदेश साफ है। सावधान, आम आदमी पार्टी यहां भी मुकाबले को तैयारी में लग गई है। हिमाचल प्रदेश चुनावों में जो बात आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगा हुआ है और पंजाब आम आदमी पार्टी अभी जीत कर आई है। लेकिन जो बात पक्ष में नहीं जाती वो ये है कि हिमाचल से उत्तराखंड भी लगा हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। वहाँ पर आम आदमी पार्टी को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई। कहने का मतलब यह है कि हर चुनाव अलग होता है और अभी शुरुआती समय है, बहुत ही शुरुआती समय है। धीरे धीरे करके जब समय आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश में कितना माहौल आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में बना पाती है। मंडी हिमाचल प्रदेश से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस बीच रूस पर लड़ाई रोकने के लिए दबाव के तौर पर प्रतिबंध लगातार बढ़ाए जाते रहे हैं। अमेरिका के रूस पर नए प्रतिबंधों के दायरे में अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोनों बेटियां भी आ गई हैं। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री की पत्नी पाबंदियों के दायरे में है। किसी भी अमेरिकी नागरिक के रूस में निवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कीव के बोरोडियांका इलाके को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन के रक्षा विभाग ने ट्वीट करके कहा कि कीव के बोरोडियांका में सिर्फ 42 दिन पहले 13,000 लोग रहते थे, लेकिन रूसी सेना ने वहां लोगों को मारा और तबाही मचाई। वो पूरे यूक्रेन में भी यही करना चाहते थे, लेकिन हमारी सेना ने पलटवार किया। अब इस इलाके में फिर से यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है। और अब वक्त चला है आपको बताने का टॉप 5 खबरें। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है सीएनजी के दाम में जो इजाफा हुआ है, लगातार दूसरे दिन 2.5 रुपए किलो महंगी हुई है सीएनजी। दूसरी खबर मुंबई से, जहां कोरोना के एक्सी वेरिएंट का पहला केस आया है। तीसरी खबर शरद पवार एनसीपी के नेता ने कहा है कि संजय राउत पर जो कार्रवाई हो रही है ईडी की वो अन्याय है। चौथी खबर अमित शाह का कहना है कि मानवाधिकार एक तरफा नहीं हो सकता। पांचवी और आखिरी खबर सीएनजी के बड़े दामों के बाद क्या ओला उबर में एसी चलाने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा।